ये रिचर सीरीज का 4th पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक पहले के पार्ट नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल पर जाकर प्रीवियस पार्ट देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस पार्ट्स के लिंक हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, तभी आपको मिस्ट्री समझ में आएगी। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि रिचर ने जो स्पेनिश लड़के मारे थे वो उनके हाथ पैर मोड़कर उनकी ही कार की डिग्गी में फिट कर देता है। फिर उसके पास ऑस्कर का फोन आता है। वो बताता है कि किसी ग्रामीण ने मुझे एक जली हुई गाड़ी के बारे में बताया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर रिचर भी वहां पहुंच जाता है। फिर वो उस गाड़ी की छानबीन करते हैं। इतने में वहां रॉस्को भी आ जाती है। फिर वो उस जली हुई गाड़ी का चेसी नंबर निकालते हैं। ऑस्कर चेसी नंबर को नोट कर लेता है। फिर रिचर बताता है कि इस स्पाई भी मारा गया। फिर वो उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लाशें किसी को मिल जाएं और इसमें स्टेट पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, इससे उनकी तहकीकात में बाधा पड़ेगी। रॉस्को भी रिचर के साथ जाती है। उन लाशों की दुर्दशा देखकर रॉस्को रिचर से पूछती है कि बगदाद में क्या हुआ था। रिचर बताता है कि उस समय वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। स्थानीय बच्चे अक्सर वहां फुटबॉल खेलने आते थे। एक रात मैंने बच्चों की आवाज़ सुनी। फिर मुझे पता चला कि बगदाद के कुछ लोग उनके साथ बुरा काम कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें मार दिया। फिर इराक पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए और पाया कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है? रॉस्को कहती है कि नहीं। फिर वो स्पेनिश लड़कों की कार लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और उसे वहां पर पार्क कर देते हैं। ये काम वो बिल्कुल छुपते छुपाते और अक्लमंदी से करते हैं ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा ना आए। फिर वो पास में एक होटल रूम लेने जाते हैं। रिसेप्शन पर रिचर कहता है कि हमें रूम 3रे फ्लोर से ऊपर का चाहिए, तो रॉस्को उससे पूछती है कि इतना कैश कहाँ से आया। रिचर बताता है कि उन लोगों को मुझे मारने के मोटे पैसे मिले थे। ये वही पैसे हैं। जब वह रूम में जाते हैं तो उनके पास मौली बेथ का फ़ोन आता है। वो बताती है कि मुझे जो की फाइल में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, मैं सुबह तक उनकी कॉपी कर लूँगी। फिर कल सुबह मैं खुद वहाँ पर फाइलें देने आऊँगी क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिचर कहता है कि मैं तुमसे एयरपोर्ट पर नहीं मिल सकता, हम पर कईयों की नज़र होगी। तुम एयरपोर्ट से निकलकर 59 स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ना, हम आपको वहीं मिलेंगे। वो कहती है कि जो अक्सर तुम्हारे बारे में ही बातें किया करता था, उसने बताया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर वो गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देती है। अपने भाई के बारे में सोचकर रिचर भी उदास हो गया था। सुबह तैयार होते वक्त रॉस्को कहती है कि मैं पीट जॉगलिंग की वाइफ को जाकर बताऊंगी कि उसके पति की हत्या हो गई है। रिचर कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। फिर जब वो पीट जॉगलिंग के घर जाते हैं तो अंदर से उसकी माँ बाहर आती है। रॉस्को कहती है कि मुझे पीट के बारे में बात करनी है। उसकी माँ पूछती है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? फिर वो उन्हें अंदर ले जाती है। बूढ़ा बूढ़ी की हालत देखकर रिचर कहता है कि हमें पीट जॉगलिंग से बात करनी थी। हाल ही में उनकी कंपनी में एक ट्रक की चोरी हुई है। हम पीट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इससे हमारी तहकीकात में मदद होगी। फिर पीट की माँ उन्हें एक एड्रेस लिख कर देती है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। बाहर जाकर रॉस्को उससे पूछती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वो इमोशनल हो जाते और मेरे पास इतना समय नहीं है। दूसरी तरफ टील ऑस्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मिस्टर क्लाइनर को धमकी दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लाइनर मार्गरेव शहर के महत्वपूर्ण नागरिकों में से एक है, इसलिए आइंदा मुझे उनसे बदसलूकी की कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, अब से बिना मेरी इजाज़त के तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, वरना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तभी स्टीवेंसन आकर ऑस्कर को कहता है कि आपके पापा का फ़ोन आया है। फ़ोन ऑस्कर के पापा का नहीं बल्कि उसके दोस्त पिकार्ड का था। वो कोड वर्ड में बात कर रहे थे। पिकार्ड ऑस्कर को कहीं आने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि मैं अपने दोस्तों को भेज दूंगा। फिर पिकार्ड पॉल की वाइफ को कहता है कि मुझे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए खुद जाना होगा, कुछ ही घंटों में मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक ये गन तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर इसे चलाते समय हिचकिचाई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर रॉस्को और रिचर्ड ट्रक ड्राइवर पीट जॉगलिंग की वाइफ से मिलने जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो औरत कहती है, तो फिर क्या हो गया? मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो बताती है कि पीट जॉगलिंग अपने मालिक क्लाइनर से हेरा फेरी करता था। मैं उसे रोकती थी तो हमारा झगड़ा भी होता था। वो एयर कंडीशनर लेकर मियामी जाया करता था। फिर वो उन्हें गैराज लेकर जाती है और कहती है कि शायद 1-2 यूनिट यहाँ भी पड़े होंगे। मैंने कभी चेक नहीं किया, तुम खुद ही चेक कर लो। चेक करने पर पता चलता है कि वो एयर कंडीशनर्स के बॉक्स खाली थे। वो बताती है कि जब भी पीट के पास फ़ोन आता था वो तुरंत घर से चला जाता था। उसके बाद कई दिनों तक वो घर नहीं लौटता था। अब मैं ये घर बेचकर हमेशा के लिए अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। फिर रिचर के पास ऑस्कर का फ़ोन आता है और वो उन्हें एक एड्रेस देता है जहाँ उन दोनों को नॉर्मल वर्दी में पिकार्ड से मिलना था। रास्ते में रिचर बताता है कि पीट जॉगलिंग ज़रूर उन खाली बॉक्सों में नोट लेकर जाता होगा
और उसमें वो हेरा फेरी भी करता होगा। उम्मीद है जो कि फाइल से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर वो एक पतली गली में पिकार्ड से मिलने जाते हैं। पिकार्ड उनको उस जली हुई गाड़ी की डिटेल देने वाला था। पिकार्ड बताता है कि वो गाड़ी भाड़े की थी, जिसको किसी रॉन हेंसी नाम से बुक किया गया था। इसी नाम से मार्गरेव शहर से 40 मील की दूरी पर एक होटल रूम भी बुक किया गया था। रिचर्ड कहता है इस नाम को मेरा भाई यूज करता था। फिर पिकार्ड उसे होटल का एड्रेस देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो उस होटल में जाते हैं और रिसेप्शन पर पूछते हैं क्या रॉन हेंसी यहाँ पर अपना कोई सामान भूल गया है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो एक सूटकेस था जिसको 20 मिनट पहले कोई ले गया। फिर रिचर्ड रॉस्को से पूछता है कि अगर एक भारी ब्रीफकेस लेकर तुम्हें होटल से भागना हो तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं ज़रूरी सामान निकालकर ब्रीफकेस को फेंक दूंगी। फिर वो डस्टबिन में देखते हैं जहां वो ब्रीफकेस पड़ा था। उसमें रिचर्ड को अपने भाई का सूट मिलता है और सूट में से एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में कुछ कोड वर्ड में बातें लिखी हुई थी। तभी उनके ऊपर कोई गोलियां चलाता है। फिर रिचर्ड और रॉस्को दोनों अलग अलग रास्ते भागते हैं। गुंडे गाड़ी से रिचर्ड का पीछा करते हैं और एक जगह पर जाकर गाड़ी फंस जाती है। फिर रिचर्ड उनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा रिचर्ड का पीछा करता है। वो रिचर्ड को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे शूट करने ही वाला था कि रॉस्को उसका भेजा उड़ा देती है। जब ये बात ऑस्कर को पता चलती है तो वो कहता है कि और कितनी लाशें गिराओगे यार। रॉस्को पूछती है कि पिकार्ड ने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर हमसे पहले कोई और कैसे पहुंच गया। ऑस्कर कहता है कि शायद जब पिकार्ड का फोन मेरे पास आया तब दूसरी लाइन पर किसी ने हमारी बातें सुन ली होंगी। उसे स्टीवेंसन पर शक था, लेकिन रॉस्को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो उनके साथ मिला होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर रॉस्को ऑस्कर को मार्गरेव से बाहर एक बंद पड़े घर में बुलाती है। वहां वे सब मिलकर उस पर्ची पर जो कोड लिखे हुए थे उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। उस पर पीट की गैराज के बारे में लिखा हुआ था, जबकि उस गैराज में पहले ही वो जाकर चेक कर चुके थे। वहाँ खाली बॉक्सेस के अलावा कुछ नहीं था और उस पर्ची में लिखा था ग्रेस क्लाइनर फाइल। दोस्तों, ग्रे पुलिस वाला था जिसने रॉस्को को उसके मॉम डैड की मौत के बाद उसके पिता की तरह पाला था। रॉस्को कहती है कि जब ग्रे की मौत हुई तब ना ही घर में और ना ही पुलिस स्टेशन में हमें कहीं भी क्लाइनर की फाइल नहीं मिली। फिर वो उस पर्ची पर लिखे फ़ोन नंबर पर कॉल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये तीनों नंबर अलग अलग शहरों में अर्थव्यवस्था महकमों के हैं। वाइस मेल से पता चलता है कि यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये तीनों ही 3 दिन बाद लौटेंगे। फिर वो खुद उन दफ्तरों में जाने के बजाय रिचर्ड के एक दोस्त को हायर करते हैं जिसका नाम नियाली था। वो पहले भी कई बार रिचर्ड के साथ काम कर चुकी थी। फिर रिचर्ड उसे ये 3 नंबर देता है और पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है। फिर ऑस्कर कहता है कि हमें चलना होगा, मॉली बेथ आती ही होगी। फिर वो तीनों उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां मॉली बेथ आने वाली थी। फिर वहां मॉली बेथ आ जाती है और एस्केलेटर की तरफ इशारा करती है। जब तीनों वहां पर जाकर उसका इंतज़ार करते हैं तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी वो ऊपर नहीं आती। फिर वो सभी अलग अलग रास्ते से नीचे जाते हैं। मॉली उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फिर रिचर्ड की नज़र उस बैग पर पड़ती है जो मॉली बेथ के हाथ में था। चेक करने पर पता चलता है कि वो बैग बिल्कुल खाली था। फिर रिचर्ड पटरी पर थोड़ा आगे जाकर देखता है। उसे मॉली मिल जाती है, लेकिन किसी ने मॉली के पेट में चाकू मार दिया था। वो रिचर्ड को देखकर कहती है जो, और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।